साथियों नमस्कार। अपॉर्चुनिटी कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं घनश्याम सेवी आज आपको राजनीति विज्ञान विषय के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे हम, और उसमें हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है प्रस्तावना, यानी कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में हम बातचीत करेंगे। संविधान की प्रस्तावना से पिछली भर्ती परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछे गए थे, आगामी भर्ती परीक्षाओं में उसका क्या पैटर्न हो सकता है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। देखिए, जो संविधान की जो प्रस्तावना है ये मूल रूप से है क्या। इसके अंदर जो संविधान का जो मूल उद्देश्य होता है वो पूरा प्रस्तावना में समाहित होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्रस्तावना है ये संविधान की एक आत्मा है, संविधान का एक आभूषण है, या संविधान की एक कुंजी है। यानी कि जो हमें संविधान सबको जो बताना चाहता है उसका जो मूल रूप से जो उल्लेख है वो प्रस्तावना के अंदर हमें मिल जाता है। अब देखिए, प्रस्तावना जो है इसके बारे में हमने इसको ली कहां से है, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे भारत के, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब संविधान सभा चल रही थी तब इन्होंने एक तारीख आती है 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 के दिन इन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उस उद्देश्य प्रस्ताव में इन्होंने बताया कि जो भारत का जो अगला संविधान होगा, जो संविधान बनेगा वो कैसा होगा, उसमें क्या क्या मूल तत्व निहित होंगे, वो इसके अंदर उद्देश्य प्रस्ताव में उल्लेखित थे। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर हमारी ये प्रस्तावना तैयार की गई। इसके अलावा जो अमेरिका का जो संविधान है, अमेरिका का संविधान, वहां से भी हमने कुछ तत्व इसके अंदर प्रस्तावना में लिए हैं। इसका मतलब आपका पहला सवाल यहीं से बनता है कि प्रस्तावना को कहां से लिया गया है या कहां से उद्धृत किया गया है, तो इसको लिया गया है उद्देश्य प्रस्ताव से। दूसरी चीज, कई बार ये उद्देश्य प्रस्ताव नहीं दे करके ऑप्शन के अंदर आपको अमेरिका दे देता है, तो ये भी इसका उत्तर सही होगा। अब देखिए, जो प्रस्तावना है इसकी जो भाव एवं भाषा जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रश्न पूछने, देखिए जो ये प्रस्तावना है इसके बारे में यदि हम बात करें तो प्रस्तावना में कहना क्या चाहती है कि जो संविधान है अपना, संविधान क्या कहना चाहता है या संविधान का मूल उद्देश्य क्या है, वो प्रस्तावना के अंदर आ जाता है। इसका मतलब इसकी जो भाव और भाषा है वो हम ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। अब देखिए, प्रस्तावना को लेकर के कुछ विवाद चले थे। विवाद की यदि हम बात करें तो सबसे जो पहला विवाद था वो आया था बेरुबारी वाद के नाम से। बेरुबारी वाद हुआ था एक, बेरुबारी वाद। देखिए 1960 में आया था। 1960 में इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। इसके बाद में 1973 के अंदर, 1973 1973 तब तारीख थी 24 अप्रैल 1973, तब एक केशवानंद भारती नाम से वाद आया था। वाद का नाम था केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान का मूल भाग है। संविधान का क्या है? मूल भाग है। देखिए केशवानंद नाम आया यहाँ पे। केशवानंद कौन थे? देखिए जो केशवानंद है ये केरल के अंदर एक मठाधीश थे, केरल के अंदर मठाधीश थे। और जो अनुच्छेद अपना 26 चलता है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर, उसको लेकर के ये न्यायालय में गए। पहले ये केरल राज्य के नाम से जाना गया था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। इसके अंदर एक अच्छा सवाल बनता है कि इस केशवानंद भारतीवाद में 13 न्यायाधीशों की एक पीठ गठित की गई थी, जो अब तक की सबसे बड़ी पीठ थी। सबसे अच्छा सवाल बनता है कि सबसे बड़ी पीठ अब तक किस वाद के अंदर थी, तो केशवानंद भारतीवाद के अंदर। और इसी वाद में 7-6 से निर्णय आया था। 7 न्यायाधीशों ने पक्ष में निर्णय दिया और 6 इसके विपक्ष में थे। और एस के सीकरी थे, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे उस समय एस के सीकरी। देखिए केशवानंद भारतीवाद जो आया इसमें दो बातें हमें बताई गई। एक तो ये संविधान जो प्रस्तावना है ये संविधान का मूल भाग है, और दूसरी चीज इसमें बताई गई कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। और इसी आधार पर हमने
42वां संविधान संशोधन किया। 42वां संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था और इस समय जो समिति बनी थी उसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में संशोधन करते हुए 3 शब्द जोड़े गए थे। कितने शब्द जोड़े? 3 शब्द जोड़े गए थे। एक तो था समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और एक शब्द था अखंडता। ये तीनों शब्द इस 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए। यहाँ से एक बार सवाल पूछा गया था ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा के अंदर, ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा 2016 के अंदर जो पेपर हुआ उसमें सीधा सा सवाल आया था कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन करके कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो ये 3 शब्द थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द। इसके साथ ही हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि अभी तक प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है। अभी तक प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है और वो संशोधन था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। अब देखिए इसके अंदर हमारी मूल भावना पूरी क्लियर हो गई। अब एक और बात आता है, वो आता है एसआर बंबईवाद। एसआर बंबईवाद आता है, ये आता है 1994 के अंदर, 1994 के अंदर। इसमें कहा गया कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना ये संविधान का आधारभूत ढांचा है, आधारभूत ढांचा है। कई बार सवाल दे देता है कि प्रस्तावना संविधान का आधारभूत ढांचा है, निम्न में से किस वाद से संबंधित है? तो अपन को ध्यान रखना है बंबईवाद से संबंधित है। इसके अंदर कहा गया था आधारभूत ढांचा। जस्ट इसके अगले साल 1995 के अंदर, 1995 के अंदर एलआईसी बनाम भारत सरकार वाद आया था और इसके अंदर भी यही कहा गया कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का आंतरिक हिस्सा है। क्या है? आंतरिक हिस्सा है। इसके साथ ही प्रस्तावना को संविधान में मूल ढांचे के रूप में समाहित कर दिया गया। अब देखिए यदि हम बात करें प्रस्तावना की तो इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है हम भारत के लोग। देखिए जो पहली लाइन आती है प्रस्तावना के अंदर वो आती है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। देखिए पहली लाइन है हम भारत के लोग। इसका जो तात्पर्य होता है कि जो संविधान बनाने की जो शक्ति है, संविधान बनाने की जो शक्ति है वो पूर्ण रूप से ये जो शक्ति है ये प्रदान की गई है भारतीय जनता को। यानी कि इसमें सर्वोच्च कौन हुआ? भारतीय जनता हुई। एक बार आरएस के अंदर ये सवाल पूछा गया था, आरएस के अंदर सवाल पूछा गया कि भारत में सर्वोच्च किसे माना गया है और वहां पर ऑप्शन थे, एक तो आ गया था संविधान, एक आ गया था राष्ट्रपति, एक आ गई थी संसद और एक आ गई भारतीय जनता। भारतीय जनता यानी कि यदि प्रस्तावना को देखें तो उसके अनुसार ये वाला इसका ऑप्शन सही था, भारतीय जनता। यानी लिखा हुआ है हम भारत के लोग, यानी कि जो भारत के संविधान का जो निर्माण किया वो भारतीयों ने ही किया। किस माध्यम से किया? संविधान सभा के माध्यम से, संविधान सभा के माध्यम से किया था। पहली लाइन है ये। अब देखिए हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, देखिए ये शब्द आया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका तात्पर्य होता है कि जो भारत है वो अपने आंतरिक तथा बाह्य मामलों में किसी भी देश पर निर्भर नहीं रहेगा, किसी भी देश पर निर्भर नहीं रहेगा। वो अपने आंतरिक मामले स्वयं अपनी मर्जी से सुलझाएगा, चाहे बाहरी मामले हो तो भी वह किसी के दबाव में नहीं आएगा। यानी कि जो भारत जो भी कार्य करेगा चाहे वह आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, ये दोनों अपनी स्वयं की मर्जी से कर सकता है। अभी एक मामला चला था नागरिकता को लेकर, नागरिकता वाला एक्ट आया था अभी, इसमें
अल्पसंख्यक वर्गों का भी मामला आया था, तो भारत ने स्पष्ट कहा था कि नागरिकता भारत का आंतरिक विषय है और इसी को देखते हुए भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है और अपने निर्णय स्वयं ले सकता है। यदि किसी दूसरे देश पर निर्भरता है या किसी के साथ संधि करनी है, किसी देश के साथ संधि करनी है, तो भी भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, किसी देश के अधीन नहीं है। अब देखिए इसके अगला वाला शब्द प्रस्तावना में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये अगला शब्द जो लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, देखिए इन शब्द जो ये शब्द दिए हुए हैं इनका तात्पर्य क्या होता है इसका हमने देख लिया। अब देखिए समाजवाद, समाजवाद क्या है। देखिए हम दो अवधारणाएं पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर, एक तो पढ़ते हैं हम पूंजीवाद और एक पढ़ते हैं हम समाजवाद। पूंजीवाद के अंदर होता है कि जो देश की जो सारी व्यवस्थाएं होती हैं उस पर एक पूंजीपति जो वर्ग होता है, पूंजीपति जो वर्ग होता है इसका प्रभुत्व रहता है। लेकिन भारत का जब संविधान निर्माण हो रहा था तब जब हमारे देवदूत थे जिन्होंने संविधान बनाया तब उन्होंने कहा था कि हम इस शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, हम इस शब्द को लेकर चलेंगे। यानी कि जो भारत के अंदर जो भी व्यवस्थाएं चलेगी, जो भी मशीनरी चलेगी, जो भी संसाधन चलेंगे उन पर सरकार का अधिकार होगा, सरकार का अधिकार होगा। यानी कि जो गवर्नमेंट है वो इस पर अधिकार करेगी, वो अपनी इच्छा अनुसार कार्य करेगी, यही है समाजवाद। लेकिन हम बात करें 1991 की, 1991 विश्व के अंदर एक परिवर्तन आया और उसमें भारत भी आया था। भारत में एक जो परिवर्तन देखा गया वो था एक तो निजीकरण, वैश्वीकरण और एक उदारीकरण। ये तीन शब्द जो प्रभुत्व के अंदर आए, निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण, इसका तात्पर्य था कि जो निजी लोग हैं यानी कि जो उद्योगपति हैं उनको मूल धारा के अंदर लाना या सारे उद्योग उनको सौंप देना। लेकिन जैसे ही ये तीनों शब्द प्रभुत्व में आए तब से ये जो समाजवाद जो शब्द है ये थोड़ा निष्क्रिय होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब देखिए आगे शब्द लिखा हुआ है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता का तात्पर्य होता है कि जो भारत है उसमें किसी भी एक धर्म को पर्टिकुलर मान्यता नहीं दी जाएगी, यानी कि एक ही धर्म का सपोर्ट नहीं किया जाएगा। सभी धर्मों को भारत में सभी धर्मों को साथ लेकर चलेगा, उसमें किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो सरकार है वो सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण देगी। अब देखिए एक शब्द आता है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्र का तात्पर्य होता है कि जहां की जो शासन व्यवस्था है वो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि चलाते हैं। भारत में भी ऐसा ही है, भारत में भी ऐसा ही है कि यहाँ पर जो जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं वही शासन चलाते हैं, यानी कि जनता अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं भारत का शासन चलाती है। देखिए इसमें दो प्रकार के शासन व्यवस्थाएं चलती है, एक तो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का तात्पर्य है कि जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन चलाती है और विश्व के अंदर एक देश है जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वह है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के अंदर प्रत्यक्ष लोकतंत्र चलता है, लेकिन भारत के अंदर हमारी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन चलाते हैं, इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब जो आगे शब्द हम पढ़ने जा रहे हैं वो है गणराज्य। देखिए गणराज्य को लेकर के एक बार सेकंड ग्रेड के अंदर, सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में इसको लेकर के सवाल पूछा गया था कि गणराज्य का तात्पर्य क्या होता है। देखिए गणराज्य का तात्पर्य होता है जहां का जो शासक होता है यानी कि जहां का जो प्रमुख नेता होता है वो वंशानुगत नहीं होकर के, वंशानुगत नहीं होकर के निर्वाचित होता है। कैसा होता है? निर्वाचित होता है। देखिए यानी कि हमारे यहाँ पर राजा का बेटा राजा नहीं बनता, वंशानुगत यदि होता तो वहां पर राजा का बेटा राजा बनता, लेकिन गणतंत्र के अंदर राजा का बेटा राजा नहीं बनता है। यदि हम बात करें ब्रिटेन की, ब्रिटेन के अंदर वंशानुगत शासन प्रणाली है, वहां पर उसे हम गणराज्य नहीं कर सकते। भारत के अंदर इस बार कोई अलग राष्ट्रपति है, अगले चुनाव में कोई और आएगा, यानी कि यहाँ पर राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, इसीलिए इसे गणतंत्र कहा जाता है, गणराज्य कहा जाता है।
इसे यहाँ तक हम पहुंच गए कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, देखिए शब्द आए हैं सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यहां से एक बहुत ही अच्छा सा सवाल यदि अगली परीक्षाओं में पूछे जाने लायक है तो वो हो सकता है कि प्रश्न निम्न में से प्रस्तावना में किस न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है। ध्यान से सुनना प्रश्न, निम्न में से प्रस्तावना में किस न्याय का उल्लेख नहीं किया गया, नहीं शब्द आया है। और ए ऑप्शन में दे दे आपको राजनीतिक, बी दे दे आर्थिक, सी दे दे धार्मिक और डी ऑप्शन दे दे आपको सामाजिक। देखिए याद रखना जरूरी है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तीन प्रकार के दिए, यानी कि राजनीतिक है, सामाजिक है और आर्थिक है। यानी इसका नहीं दिया हुआ है वो है धार्मिक न्याय। धार्मिक हमेशा क्या होती है, ये स्वतंत्रता है। और हम जब स्वतंत्रता पढ़ेंगे यानी हमारे मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, उसके अंदर हम मौलिक अधिकारों के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता की बात करेंगे। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये नए टाइप का जो प्रश्न बन रहा है तो इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। अब इसमें तीन शब्द आए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देखिए सामाजिक न्याय का तात्पर्य होता है समाज के अंदर जो भी वर्ग हैं यानी जो भी व्यक्ति रहते हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का जाति वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक न्याय, आर्थिक क्रियाकलाप के सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, यानी कि भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरे, उसको रोजगार उपलब्ध हो, ऐसी भारत सरकार व्यवस्था करेगा, उनको न्याय प्रदान करवाएगा। अगला शब्द आया है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का तात्पर्य होता है यानी कि कोई भी व्यक्ति यदि 18 वर्ष के ऊपर का है यानी कि वयस्क है। देखिए हमारे यहाँ पर जो वयस्क की जो परिभाषा दी हुई है वो है 18 वर्ष से ऊपर का यदि लड़का या लड़की है तो उसे वयस्क माना जाता है, यानी कि जो व्यक्ति वयस्क हो चुका है उसे वोट देने का अधिकार होगा। ये उसका कैसा अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है। यदि वो 21 वर्ष का हो जाता है तो वो चुनाव लड़ सकता है वार्ड पंच वगैरह के। यदि वो 25 वर्ष का है तो आगे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव वगैरह लड़ सकता है। इस प्रकार इनको राजनीतिक न्याय भी प्रदान किया जाता है। अब देखिए यदि प्रस्तावना की बात करें तो उसमें तीन प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसके अलावा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता। सीधा लिखा हुआ प्रस्तावना के अंदर कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। अब देखिए ये जो शब्द लिखे हुए हैं पांचों शब्द, इसको आपको क्रम में याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा के अंदर फर्स्ट ग्रेड के अंदर एक सवाल आया था और उसके अंदर पूछ लिया कि प्रस्तावना में निम्न शब्दों का सही क्रम कौन सा है, तो वहां पर आपको इसे क्रम से याद रखना पड़ेगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कई बार दूसरा सवाल जो अभी नया ट्रेंड चल रहा है वो पूछ सकता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। देखिए 1 2 3 4 5 यानी कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, तो सही आंसर हो जाएगा कि प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। यानी कि आपके मन में जो कोई भी विचार आ सकता है, आपको उसकी स्वतंत्रता है, आप उसे अभिव्यक्त कर सकते हैं, चाहे प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो। विश्वास, धर्म और उपासना, आप किसी भी धर्म के अंदर, आप किसी भी जो राजनेता है उसके अंदर या किसी भी देवता के अंदर अपनी उपासना व्यक्त कर सकते हैं, आप किसी के भी अनुयायी बन सकते हैं, यह चीज भी आपको स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके अलावा प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान की गई। देखिए यहाँ पर जो समता शब्द आया है,
समता का तात्पर्य ही होता है समानता। क्या होता है? समानता। यहाँ से एक नया सवाल बनता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता या समता का उल्लेख किया गया है? तो दो प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। यानी कि जो प्रत्येक व्यक्ति है उसे ससम्मान जीवन जीने का अधिकार है, वो अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि कर सकता है अपने कार्यों के द्वारा, ये भी उसको समानता का अधिकार है। और इसके अलावा एक अवसर की समानता, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो उसके अंदर भी उसको अवसर मिलेगा, कोई अन्य कार्य हो रहे हैं तो दूसरे व्यक्तियों के समान उसको भी अवसर प्रदान किए जाए। एक देखिए एक नया सवाल चल रहा है इसको लेकर के कि अवसर शब्द का उल्लेख संविधान में किन स्थान पर किया गया है। इसके अंदर आपको दे दे प्रस्तावना में, दूसरा शब्द दे दे प्रस्तावना और मौलिक अधिकार में, प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्वों में, और मूल कर्तव्यों। चार ऑप्शन दे दे आपको। तो यहाँ पर ध्यान रखना है अवसर का जो शब्द है ये तो प्रस्तावना के अंदर उल्लेख है, और दूसरी चीज एक मौलिक अधिकार आता है अपना अनुच्छेद नंबर 16। अनुच्छेद नंबर 16 सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, ये वाला 16 अवसर शब्द उसमें भी आया है। यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा प्रस्तावना और मौलिक अधिकार। अब देखिए प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने, देखिए प्रतिष्ठा और अवसर की समता हमने देख लिया। इसके अलावा आता है व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता व अखंडता को बढ़ावा देने वाली बंधुता। देखिए इसमें शब्द आया है व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता। जो शब्द आया है देखिए व्यक्ति की गरिमा, प्रस्तावना में भी इस शब्द का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा राष्ट्र की एकता व अखंडता, यानी कि प्रस्तावना कहना चाहती है कि जो भारत का जो है वो न तो जातिवाद इसमें हावी होगा, न भाषावाद होगा, न धर्म के आधार पर, न क्षेत्र के आधार पर। हम सभी का कर्तव्य होगा कि हम भारत की एकता व अखंडता को बनाए रखें। इसके अलावा लिखा हुआ है आज दिनांक 26 नवंबर 1949, ये तारीख इसके अंदर दी हुई है। और इसी तारीख को लेकर एक बार आरपीएससी ने प्रश्न पूछ लिया। आरपीएससी ने प्रश्न पूछा कि संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया, और उसी के अंदर ये तारीख थी कि आज दिनांक 26 नवंबर 1949, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, विक्रम संवत 2006 को हम इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। ये तीन शब्द इसके अंदर आए हुए हैं। यानी कि आज दिनांक 26 नवंबर 1949, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, विक्रम संवत 2006 को हम इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। तो सवाल था कि संविधान में एक प्रस्तावना को कब अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित किया गया। तारीख आएगी 26 नवंबर 1949। दूसरा सवाल बनता है कि अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित शब्दों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है या किस स्थान पर इसका उल्लेख किया गया है। तो आ जाएगा प्रस्तावना के अंदर इन तीन शब्दों का उल्लेख किया गया है। तीनों का अर्थ होता है, अंगीकृत का अर्थ होता है हम इसे, यानी कि संविधान को हम स्वीकार करते हैं, अधिनियमित हम इसे लागू करते हैं, और आत्मार्पित होगा हम इसे आत्मा से लागू करते हैं, यानी कि स्वयं के गरिमा से इसको लागू करते हैं। ये थी अपनी पूरी संविधान की एक प्रस्तावना। अब देखिए जो प्रस्तावना बनकर तैयार होगी इसके बारे में कुछ जो संविधानवेत्ता थे और जो संविधान सभा के अंदर जो बैठे थे उन्होंने अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित किया। कुछ ने कहा कि जो प्रस्तावना है ये संविधान की आत्मा है, कुछ ने कहा कुंजी है। तो इसको लेकर के कई बार सवाल पूछे जाते हैं, और जो सबसे बढ़िया सवाल बनता है, सबसे अच्छा सवाल जो अभी तक पूछा गया है वो पूछा गया है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था। देखिए पंडित ठाकुरदास भार्गव हुए थे, पंडित ठाकुरदास भार्गव। इन्होंने प्रस्तावना को दो तीन तरीके से यानी कि स्पष्ट किया है। इन्होंने कहा था कि जो प्रस्तावना संविधान की आत्मा है,
इन्होंने कहा था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का आभूषण है। इन्होंने कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की कुंजी है। देखिए दो शब्द आएंगे, एक तो आया कुंजी और एक आता है कुंजी नोट। सीधा सा सवाल आ जाए कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है तो पंडित ठाकुरदास भार्गव करना है, और यदि आ जाए कि प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है तब इसका उत्तर चेंज हो जाएगा। देखिए जो कुंजी नोट शब्द जो काम में लिया है वो सर अर्नेस्ट बार्कर ने लिया था, अर्नेस्ट बार्कर। उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है, कुंजी कहा था पंडित ठाकुरदास बार्कर ने। अब देखिए एक शब्द जो और चलता है वो आता है, एक हमारे के एम मुंशी हुआ करते थे, के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। इन्होंने कहा था कि जो प्रस्तावना है ये संविधान की जन्म पत्री है। क्या है? जन्म पत्री है। इन्होंने एक और कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भविष्य फल है। क्या है? भविष्य फल। एग्जाम के अंदर इन दोनों में से कोई भी शब्द आ जाए तो उसका उत्तर आपको के एम मुंशी करना है। के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। और यही सवाल कई बार आरपीएससी द्वारा पूछा भी गया है जन्म पत्री को लेकर के। याद कैसे करना है? देखिए जब भी जन्म पत्री बनानी होती है तो हम कहां पर जाते हैं? मुंशी जी के पास जाते हैं। जब भी जन्म पत्री बनानी है कहां जाते हैं? मुंशी जी के पास जाते हैं। तो याद रखना जन्म पत्री शब्द आ जाए तो मुंशी जी आ जाएगा। अब देखिए जो प्रस्तावना है इसके बारे में हमारे जो हुआ करते थे पंडित ठाकुरदास भार्गव हो गए, के एम मुंशी हो गए। अब देखिए एम के पालकी वाला होते थे, पालकी वाला। पालकी वाला जो थे संविधान सभा में, इन्होंने कहा था कि ये जो प्रस्तावना है वो संविधान का परिचय पत्र है। क्या है? परिचय पत्र, संविधान का परिचय पत्र है। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए जो भी हॉस्पिटल के अंदर पालकियां बनी होती है उसमें बच्चे सो रहे होते हैं छोटे छोटे, तो उन पर क्या होता है? अलग अलग परिचय पत्र लगाए हुए होते हैं, इस नाम का बच्चा ये है, इस नाम का बच्चा ये है। तो याद कर लेना कि जो परिचय पत्र है वो कहा था पालकी वाला, यानी कि पालकी पर क्या लगाए हुए थे? परिचय पत्र लगाए हुए थे अलग अलग बच्चों के। अब देखिए एक सबसे अच्छा जो कोटेशन चलता है वो चलता है सुभाष कश्यप का। सुभाष कश्यप हमारे संविधान नेता हैं, उन्होंने जो कहा था एक प्रस्तावना के बारे में, उसके बारे में बात करें। देखिए इन्होंने कहा था कि संविधान शरीर है, संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। सुभाष कश्यप ने कहा था, सुभाष कश्यप, संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, और यदि प्रस्तावना आधारशिला है, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। वापस ध्यान से सुनना, संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, और यदि प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। ये वाला जो कोटेशन है ये वाला सुभाष कश्यप ने कहा था संविधान ये प्रस्तावना के बारे में। अब देखिए जो लगभग जो चीजें थी हमने क्लियर कर ली उसके बारे में, प्रस्तावना के बारे में। ओके सर, इसी के साथ आपका जो प्रस्तावना टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, और अगली बार हम और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।